Yeah, good evening everyone. Today we are doing videography for carbon compounds and we will discuss the chemical properties of ethanol as well as ethanoic acid in it. Okay, to start with, I have opened notes for you. In these notes, already I had a talk about hydrocarbon, the compounds which are made up of carbon and hydrogen. You are already aware with that. So that half chapter is over. Since last 2 years this chapter was not there, right? But from this year, chemical properties of carbon compounds, and in that carbon compound mainly ethanol and ethanoic acid we will study. कुछ भी पूछना हो आप बीच में बेझिझक बोल देना, ठीक है? तो बेटा सबसे पहले बात करेंगे हम कंबशन रिएक्शन की। सिंपल भाषा में बोलूं तो कंबशन रिएक्शन क्या होती है? किसी भी चीज को आप बर्न कर दो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मैं बोलूं एयर की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर बर्न कर दो तो अधिकतर हाइड्रोकार्बन बर्न होने के बाद बस CO2 बनाते हैं, पानी रिलीज करते हैं और हीट और लाइट रिलीज करते हैं, राइट? क्योंकि ये अधिकतर एक्सोथर्मिक होती हैं रिएक्शंस, ये ध्यान रखना, ठीक है? और आप सभी को पता है एक्सो मींस इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड एंडो मींस एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, राइट? तो अब है ना, यहाँ पर तो चलो जो लिखा है, जैसे यहाँ मैंने रिएक्शन लिखी है, आप साथ साथ लिख सकते हैं CH4 plus O2 will give you CO2 plus H2O, ठीक है? आप देख भी सकते हैं यहाँ से। जो रिएक्शन ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है बेटा वो मैं नहीं लिखूंगा, जो कुछ नई रिएक्शन होंगी वो मैं लिख दूंगा आपको स्केच पैड पर, ओके? तो बस इसमें कुछ भी नहीं है, आपकी रिएक्शन की नॉलेज के ऊपर है, बैलेंसिंग आप खुद कर लेना, ठीक है ना? हम पर मेन रिएक्शन आपको बताएंगे कि मीथेन को अगर आप बर्न करोगे तो क्या बनेगा? CO2 और H2O बनेगा और हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और इस टाइप की रिएक्शंस को कहते क्या है? कंबशन रिएक्शन कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। I have few more reactions for you such as C plus O2 gives CO2। ये सबसे आसान है। अगर कंबशन रिएक्शन का एग्जांपल, सबसे इजी एग्जांपल कोई लर्न करना तो वो यही है, C plus O2 gives CO2 प्लस हीट एंड लाइट। मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, मेरी बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप लिखते जाइए बस, आप इक्वेशन साथ साथ, ठीक है? फिर से मीथेन वाली रिपीट हो रही है तो दोबारा मत लिखना, ठीक है? ऐसे इथेनॉल, इथेनॉल एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है सभी अल्कोहलिक ड्रिंक में। इसे C2H5OH भी कहते हैं। अगर इसका कंडेंस फॉर्मूला है CH3CH2OH। अगर आप इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट बनेगा, ठीक है? ये तो हो गई। कुछ और मैं बेटा लिख देता हूँ आपको रिएक्शंस, जैसे आप अपनी मर्जी से उठाओ कोई भी, जैसे इथेन लेते हैं C2H6 इथेन होता है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बैलेंस नहीं करूंगा, बैलेंसिंग खुद कर लेना, ठीक है? अगर आप इसकी ऑक्सीजन से कराते हैं कंबशन, क्या टाइप है इस रिएक्शन का? इसे कहते हैं कंबशन। तो आंखें बंद करके बताओ क्या क्या बनेगा? ठीक है, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड एनर्जी। बैलेंसिंग तो कर लोगे ना बेटा? बैलेंसिंग आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना? वो आप खुद कर लेना। आप कोई भी उठा लो, कोई भी हाइड्रोकार्बन। चलो मैं उठाऊं एक एसीटोन, कॉमन नेम है एसीटोन, CH3COCH3। वैसे इसे कहते हैं 2 प्रोपेनोन। बताओ इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताओ। नेल पॉलिश, नेल पॉलिश रिमूवर, राइट? ठीक है। अब इसकी भी अगर ऑक्सीजन से कराओगे कंबशन रिएक्शन ही, तो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड एनर्जी। हीट और एनर्जी रिलीज हो रही है तभी राइट में आई है, अगर एंडोथर्मिक होती तो यहाँ बीच में आता, ठीक है? अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानना चाहते हो ना तो वो है C3H6O। कई बार आपको ऐसे भी लिखा आएगा C3H6O, कोई कंपाउंड है जो यूज होता है एज नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पेंट रिमूवर। तो गैस कीजिए वो कौन है? तो वो 2 प्रोपेनोन है। तो हर तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है क्लास? तो क्लास ये थी हमारी कंबशन रिएक्शन। जितने मर्जी एग्जाम्पल आप चाहें अपने मन से ऐड कर सकते हो, ठीक है ना? बस एक बात ध्यान रखना, कोई भी हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? CO2 और H2O रिलीज करेगा और हीट एंड लाइट इवॉल्व करेगा, ठीक है ना? ऊपर आप हेडिंग डाल दीजिए कि कंबशन रिएक्शन है, ठीक है? अब सेकंड है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में बेटा हमारे पास 2 टाइप की हैं। एक है कंट्रोल्ड कंबशन वाली,
ऑक्सीडेशन का मतलब आपको पता ही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, चैप्टर 1 में पढ़ा आपने। एक है कंट्रोल्ड कंबशन, इसमें हम सिंगल ऑक्सीजन से कराते हैं। देखो वैसे तो सिंगल ऑक्सीजन एटम आपको पता है एग्जिस्ट नहीं करता है, पर यहाँ पर ये लेट करके चलेंगे, ये सिंगल ऑक्सीजन एटम जिसे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, इसे नेसेंट ऑक्सीजन भी बोलते हैं, राइट। तो मैंने तो पता ही ऐसे याद कर रखी है कि यार इथेनॉल की जब सिंगल ऑक्सीडेशन में कराता हूं तो बनता है इथेनॉल, और इथेनॉल की जब टू नेसेंट ऑक्सीजन के साथ में कराता हूं तो बनता है इथेनोइक एसिड। मैंने ऐसे लर्न कर रखी है, क्योंकि मुझे लगता है अब इस लेवल पे आपको, अब हमने होमोलोगस सीरीज वगैरह सब बना ली है, तो आपको पता होना चाहिए यार इथेनॉल का क्या फॉर्मूला है, इथेनॉल का क्या फॉर्मूला है, और इथेनोइक एसिड का क्या फॉर्मूला। इथेनॉल से इथेनॉल अगर सिंगल नेसेंट ऑक्सीजन से कर रहा है तो, और इथेनॉल से ही इथेनोइक एसिड अगर डबल नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। तो इसकी पहली वाली हेडिंग डाली, ये फर्स्ट था, अब सेकंड डालिए, ऐसे रोमन में जैसे मैंने नोट्स में लिख रखा है वैसे ही लिखिए। सेकंड में आती है ऑक्सीडेशन, जिसे कंट्रोल्ड कंबशन की बात करेंगे। इथेनॉल की बेटा सिंगल नेसेंट ऑक्सीजन से, अब इसमें ना कैटलिस्ट होते हैं। अब कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मान लो कोई रिएक्शन बड़ी स्लो है, उसे होने में 1 हफ्ता लग रहा है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, राइट, 1 हफ्ता लग रहा है, तो आप उसमें कैटलिस्ट को ही ऐड कर दो तो वो कुछ मिनटों में हो जाएगी, क्योंकि आपको उसके चेंजेस नोट करने पड़ेंगे ना, क्या ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ेगी। और मान लो कोई रिएक्शन ऐसी है जो कि स्प्लिट सेकंड या नैनो सेकंड में हो जाती है, और उसमें क्या चेंजेस हुए आप नोट ही नहीं कर पाते हो, तो उसमें कैटलिस्ट ऐड कर दो, वो स्लो हो जाएगी। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो ध्यान रखना, इथेनॉल की सिंगल नेसेंट ऑक्सीजन से लिखो, लिखते रहो साथ साथ, रिएक्शन कराओगे और कैटलिस्ट है CrO3, इसे कहते हैं क्रोमिक ट्राईऑक्साइड, क्रोमियम एक मेटल है, राइट, इसे बोलते हैं Cr, कैटलिस्ट इसमें यूज होता है CrO3 इन एसिटिक एसिड, मतलब CrO3 इन इथेनोइक एसिड यूज होता है। आपको पता है CH3COOH इज इथेनोइक एसिड, आल्सो कॉल्ड एसिटिक एसिड। तो बनेगा क्या? इथेनॉल बनेगा, यानी कि CH3CHO बनेगा प्लस वाटर बनेगा, ठीक है ना। ये है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, या इसे जब सिंगल नेसेंट ऑक्सीजन से करते हैं, इसे रिएक्ट कराते हैं। इतना क्लियर है बेटा? तो इसके बाद अब दूसरी देखिए, नेक्स्ट पेज पर है, पेज नंबर 92 पर मेरे नोट्स में। इथेनॉल की अगर आप टू नेसेंट ऑक्सीजन से कराते हो रिएक्शन, इस बार कैटलिस्ट है एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। बेटा पहली बारी में मुझे पता है ये नाम इतनी इजीली याद नहीं होते हैं, पर बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। मुझे भी ऐसे बोल बोल के लिख लिख के ही याद हुए हैं, राइट, तो मैंने भी लगातार बोला है, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, इथेनॉल की टू नेसेंट ऑक्सीजन से कराई है, कैटलिस्ट है बेटा एल्कलाइन KMnO4, यानी कि एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका फॉर्मूला है K2Cr2O7, राइट। तो इसकी अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो इथेनॉल से क्या बनेगा? इथेनोइक एसिड बनेगा, यानी कि CH3COOH बनेगा और वाटर रिलीज होगा। अब देखो दोनों में कितना डिफरेंस है, मैंने तो बड़ी सिंपल सी ऐसे ही लर्न की, इथेनॉल से इथेनॉल जब सिंगल नेसेंट ऑक्सीजन से कर रही है, और इथेनॉल से इथेनोइक एसिड जब डबल नेसेंट ऑक्सीजन से कर रही है। पहले वाली में कंट्रोल जो होती है ऑक्सीडेशन, उसमें कैटलिस्ट होता है CrO3 इन CH3COOH, और दूसरे वाली में कैटलिस्ट है अल्कलाइन पोटेशियम, बोलो गर्व, जितना बोलोगे तभी लर्न होगी, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, बोलो, और एसिडिफाइड डाइक्रोमेट, जिसका इसका फॉर्मूला थोड़ा टिपिकल है K2Cr2O7, राइट, याद रखना। अब आते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट एडिशन रिएक्शन। गलती से मैंने जो इसका फर्स्ट वाला हाफ है ना टेस्ट का, उसमें मैंने डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स दिए हुए हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन दिए हुए हैं, और बेटा मैंने लिखा है कि इनमें से कौन से एडिशन रिएक्शन शो करेंगे।
तो उसका आंसर है कि सिर्फ जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ही एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, यानी कि जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं जो अनसैचुरेटेड एल्कीन और एल्काइन, तो उसमें से आपको एल्कीन एल्काइन चूज करने हैं, मेरा कहने का मतलब है। एडिशन रिएक्शन की बात करूं तो एडिशन रिएक्शन का मतलब है कि उसमें हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन को, क्लोरीन को या ब्रोमीन को। वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन बेटा देखो सबसे सिंपल वाली तो ये है जो आपको सामने दिख रही है, जिसमें हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 को H2 से कराएंगे। हेडिंग डालते रहो, जैसे मैंने लिखा उसकी हेडिंग आप लिखते रहो। एडिशन रिएक्शन इथीन की कराई है मैंने हाइड्रोजन के साथ, ऊपर मैंने इथीन का देखो स्ट्रक्चर भी बनाया है, H जो है प्रॉपर सिमेट्रिकल है, पर जब H2 से होगी, और कैटलिस्ट याद रखना क्या है इसमें, कैटलिस्ट निकेल, ठीक है, निकेल इसमें कैटलिस्ट है, ये भी एक मेटल है। तो H2 से कराओगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा, ठीक है ना, यानी कि इथीन से क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। आई रिपीट, इथीन से इथेन बनेगा। एक इसकी ये भी है डेफिनेशन कि भैया द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन या एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स में, वनस्पति तेल, सरसों के तेल से वनस्पति घी बनाने में, ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, राइट। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में एडिशन रिएक्शन काम आती है, अभी आप वो भी लिखोगे, ठीक है ना। तो फिलहाल तो एक याद रखो जो मैंने बोली है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 की H2 से करोगे, निकेल एज अ कैटलिस्ट यूज करोगे तो क्या बनेगा, इथेन बनेगा, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मिलेगा। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन सुन लो, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर वेजिटेबल घी या वनस्पति घी, वनस्पति यानी कि ये प्लांट्स को कहते हैं हिंदी में वेजिटेबल को, फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है। और घी तो हर किसी के घर में यूज होता है, ठीक है ना। तो वेजिटेबल ऑयल जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल, ये मूंगफली वाला होता है ऑयल, ऐसे कॉटन सीड ऑयल आता है, मस्टर्ड ऑयल आता है, राइट। ये सब अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, ये डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं और लिक्विड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। लेकिन डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से ही वेजिटेबल ऑयल जो है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के अंडर रिएक्ट होते हैं एल्कीन्स की तरह ही, और अनसैचुरेटेड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सैचुरेटेड प्रोडक्ट में हो जाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शन, ठीक है ना। अगर तो भैया ये वाली आए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाली कि वनस्पति मतलब वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाओ रिएक्शन लिखो, तो ये लिखना। और अगर वो वाली आए एल्कीन से एल्केन बनाने वाली, ठीक है ना, तो फिर पिछली वाली लिखना, राइट। इथीन से हमने इथेन बनाया, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो है ये डबल बॉन्ड वाला ही, पर ये R यहाँ पर एल्काइल ग्रुप को डिनोट कर रहा है, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल का फॉर्मूला वैसे काफी लेंथी है, तो आपको पूरा फॉर्मूला नहीं लर्न करना 10th क्लास में, बस यहाँ जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये लर्न करना, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड C ऐसे 4 R हैं सिमेट्रिकल, अगर ये H2 से रिएक्ट करेंगे निकिल एज ए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो देखो वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वो 4 R जैसे मर्जी लगा लो और 2 H लगा लेना। मेरा कहने का मतलब है वेजिटेबल ऑयल से क्या बन जाएगा, वेजिटेबल घी बन जाएगा। कैटलिस्ट बोलो क्या है, या तो निकिल है और या तो पैलेडियम है, ठीक है, या तो पैलेडियम, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा पैलेडियम के बारे में, राइट। आर यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, फिर से मैं बता दूं, ठीक है। कैटलिस्ट आपको मैंने पहले ही बताया कि ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं that causes a reaction to occur or proceed at a different rate without the reaction itself being affected। अब कैटलिस्ट रिएक्शन पे कोई अपनी तरफ से ये नहीं है, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं करेंगे, बस वो रिएक्शन के रेट को स्लो या फास्ट कर सकते हैं, याद रखना, ठीक है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको सब्स्टिट्यूशन का मतलब पता ही है, क्रिकेट में सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है कि जब एक प्लेयर की जगह दूसरा प्लेयर आ जाता है, ठीक है। तो वैसे ही सब्स्टिट्यूशन में 4 रिएक्शन है, मैं चाहूंगा आप चारों ही प्रिपेयर कर लो, ठीक है। अभी मैं चारों दिखाऊंगा। क्लोरोफॉर्म आपने सुना होगा,
वैसे डॉक्टर यूज करते हैं, एक मिथ है जरा सा हैंकी पे लगाओ और कोई भी बेहोश हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक तो इसके सही क्वांटिटी में लगाना होता है जो डॉक्टर्स को ही पता है, और जो किडनैपर अगर ज्यादा अमाउंट में लगा दे तो बंदा मर भी सकता है इससे। मूवीज में आपने बहुत बार देखा होगा ऐसे कि नहीं। तो अब हम जानेंगे वो क्लोरोफॉर्म बनता कैसे है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो मैं बात कर रहा था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं, क्लोरीन के साथ करते हैं, और सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड नहीं, राइट। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम किसी भी हाइड्रोकार्बन का वो रिप्लेस किया जाता है कई और एटम्स के द्वारा, जैसे कि क्लोरीन के द्वारा, उसी को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। सब्स्टिट्यूट आपको पता ही है, एक प्लेयर की जगह दूसरा प्लेयर आ जाता है जब, ठीक है। जैसे अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन बड़े कॉमन होते हैं। अब इसकी तरह नहीं होता जैसे क्रिकेट में विराट कोहली को कहते भैया तू आ जा और कोई हम ऐसे और बैटिंग करेगा, ऐसे नहीं होता। लेकिन फुटबॉल में रोनाल्डो को भी बाहर बुला सकता है कोच की, भाई तू आ सकता है, तेरी जगह दूसरा फ्रेश प्लेयर आएगा, ठीक है। तो वैसे ही इसमें है, इसमें Cl जो है H की जगह पर आएगा, अभी आप देखोगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे कि क्लोरीनेशन, ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या एल्केन की। बेटा ये बड़े शॉर्ट फॉर्म में, बुक में यही आप चीज पढ़ोगे तो आपको और इलेबोरेटेड फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। तो अब इसकी 4 रिएक्शन है, चारों में बोल रहा हूं, मैं चाहूंगा आप साथ साथ लिखें। पहली है CH4 प्लस Cl2। CH4 को अपने माइंड में ऐसे ही ब्रेक कर लो जैसे मैंने कर रखा है, CH3 सिंगल बॉन्ड H, और Cl2 को ऐसे ब्रेक कर लो, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब ध्यान से देखो, H और Cl आपस में रिप्लेस हो गए हैं, तो Cl जो है H की जगह आ जाएगा, और क्या बन गया, ये CH3Cl बन गया, प्लस HCl बन गया। और CH3Cl का IUPAC नेम है क्लोरोमीथेन, और कॉमन नेम है बेटा मिथाइल क्लोराइड, अगर याद हो आपको तो, ठीक है। अब ये मिथाइल क्लोराइड की फिर से Cl2 से कराइए, वैसे ही H और Cl को आपस में चेंज करते रहिए, तो बनेगा CH2Cl2 प्लस HCl। इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन, याद रखना। डाइक्लोरो क्यों, क्योंकि 2 क्लोरीन आ रहे हैं और एक ही कार्बन है, तो इसे मिथेन बोलेंगे। अब डाइक्लोरोमीथेन की Cl2 के साथ करिए तो बनेगा क्लोरोफॉर्म, यानी कि CHCl3, जो आपने देखा है कई बार बेहोश करने के लिए यूज में। पर पुरानी आजकल तो और भी चीजें आ गई हैं, राइट। आईसीयू में पेशेंट्स को जब करना हो तो क्लोरोफॉर्म से नहीं करते हैं, और भी डिफरेंट केमिकल्स आ गए, ठीक है ना। हेलुसिन एनेस्थीसिया से भी करते हैं, और एक और था मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा उसका, एक और चीज है, ठीक है। पेन रिमूव होता है, आजकल एक नई टर्म, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, ठीक है। इसका नाम मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल क्लोरोफॉर्म ही समझो, ठीक है। प्लस HCl, और क्लोरोफॉर्म का Cl2 से कराओगे तो बनेगा CCl4, यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड, राइट, प्लस HCl बनेगा। चारों रिएक्शन होनी चाहिए, बुक में शायद एक ही गिवन है, ठीक है। मैं क्विकली बोल देता हूं एक बार फिर से, CH4 प्लस Cl2 देगा CH3Cl प्लस HCl, CH3Cl प्लस Cl2 देगा CH2Cl2 प्लस HCl, CH2Cl2 फर्दर Cl2 के साथ देगा CHCl3, यानी कि क्लोरोफॉर्म प्लस HCl, और क्लोरोफॉर्म प्लस Cl2 देगा CCl4 प्लस HCl, ठीक है। अब बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला, कि कई सब्सटेंसेस फ्लेम के साथ बर्न होते हैं और कई बगैर फ्लेम के ही बर्न होते हैं, आपने काफी बार ये देखा होगा। और कई जो है ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होते हैं जैसे कि आपकी LPG, और कई जो है येलो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं जैसे कि वुड। जैसे अभी लोहड़ी का फेस्टिवल आएगा तो वुड को हम जलाएंगे, आप हमेशा येलो फ्लेम देखेंगे, और LPG अगर आप बर्न करेंगे तो ब्लू फ्लेम देखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ब्लू फ्लेम जो है बेटा वो कंप्लीट कंबशन का एग्जांपल है, ठीक है। ब्लू फ्लेम कंप्लीट कंबशन, क्योंकि उसमें कोई रेजिड्यू नहीं बचता जब हम बर्न करते हैं। LPG के नीचे कोई राख तो नहीं बचती ना, लेकिन वुड को अगर बर्न करोगे तो नीचे रेजिड्यू बचेगा कार्बन अनबर्न फॉर्म में, राइट। तो ये सबसे बिगेस्ट हिंट है। एक और इसमें टर्म आएगी सूटी फ्लेम, SOOTY, सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन, याद रखना, येलो वाली। सूटी फ्लेम यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन, यानी कि येलो वाली, और नॉन सूटी फ्लेम यानी कि कंप्लीट कंबशन, नॉन सूटी फ्लेम, याद रहेगा बेटा।
ठीक है, तो ये ऐसे ध्यान रखना। अब मैं बता देता हूँ, आपने काफी बार ये देखा होगा कोल या वुड को आग लगाई होगी, तो आपने ये देखा होगा कि अगली बार आप जब आग लगाएं तो आप देख सकते हैं कि वुड और कोल कौन से कलर की फ्लेम देंगे, येलो कलर की देंगे, राइट। और एलपीजी को अगर बर्न करोगे तो कौन से कलर के देगा, ब्लू देगा। आपने ये भी देखा होगा कि that a candle in the LPG in the gas stove burns with a flame, ठीक है। However, you will observe the coal or charcoal in an अंगीठी, ये अंगीठी वगैरह अब तो नहीं, पर मैं जब आपकी एज का था, आई रिमेम्बर माई ग्रैंड मॉम, ऐसे ही सर्दियां शुरू, तब जरा जल्दी आ जाती थी सर्दी भी, अक्टूबर नवंबर में ही आ जाती थी ऐसी ठंड, ठीक है ना। तो मुझे याद है दादी मेरी पहले तो कोल लेकर आती थी, पीट जिसे कहते हैं, लकड़ी का कोयला, यही 3 नंबर में देखी होंगी तुमने, कोल की माए वो है टाले हैं जहाँ से बिकता है। तो बेटा उस पे बेचारी 2 घंटे लगी रहती थी, उसे जलाना भी एक बड़ा टिपिकल सा प्रोसेस था। फिर हम लोग है ना, उस समय एलपीजी आई थी पर थोड़ी महंगी थी, नई नई थी, राइट। तो फिर उसी पे ही खाना वाना भी बन जाता था सब, वो एक ही अंगीठी घूमती रहती थी, राइट। तो मैं तो जॉइंट फैमिली में ही पला बड़ा हूँ, तो उसमें मैंने ये सब देखा है, ठीक है। लेकिन आजकल कौन इतनी मेहनत करे, क्योंकि उसे है ना जलाने के समय हमें वो धुआं अंदर लेना पड़ता था, तो लेडीज इवन खाना भी उसी पे बनाती थी, चूल्हे पे और उस पे, राइट, अंगीठी पर ही। तो उन्हें है ना वो उसके लिए एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल हॉलो पाइप होता था, मतलब वो कुछ ऐसा था जैसे कि लोग सिगरेट पी रहे हैं, तो वो बेचारी ना सिगरेट पीते हुए भी स्मोकिंग जैसा ही था, क्योंकि सिगरेट में तो फिर भी फिल्टर लगा होता है और उसमें तो फिल्टर भी नहीं होता, ठीक है ना। तो वो बर्न करना मैंने खुद देखा है अपने बचपन में, बड़ा टिपिकल प्रोसेस था। पर उस समय एलपीजी थोड़ी महंगी थी भाई, ठीक है। तो वो काफी कॉमन प्रोसेस था, एलपीजी नई नई आई थी, सिलेंडर्स और ये सब, ठीक है ना। तो आप भी कभी किसी तंदूर कहीं रेस्टोरेंट में जाओ, उसके बैक साइड पे उसके किचन में देखना तंदूर, जब वो बर्न करना, तंदूर को बर्न करना, उसमें कोल से ही बर्न करते हैं। कई बार आपने नॉन वेज की शॉप्स में देखा होगा जहाँ रोस्ट कर रहे होते हैं, राइट। तो कोल लाते हैं, कोल को धीरे धीरे बर्न होते हैं, धीमी आंच पे पकता है वो एक्चुअली, ठीक है। तो ये काफी टिपिकल प्रोसेस है, बहुत इजी नहीं है प्रोसेस, ठीक है। वो हाथ वाले पंखे से धीरे धीरे तब वो जाके फ्लेम पकड़ता है। लेकिन अब तो एलपीजी है, माइक्रोवेव है, कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है, वो मोड बस सेट करने हैं, ठीक है। ओके, तो बेटा ये ध्यान रखना। तो उन सब में भी जो मैं कह रहा था अंगीठी, कई बार वो रेड भी ग्लो हो जाती है, हीट देती है विदाउट अ फ्लेम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फ्लेम है वो ही गैशियस सब्सटेंस में प्रेजेंट होती है, राइट। और अगर आप वुड को इग्नाइट करेंगे, जलाएंगे, तो वोलेटाइल सब्सटेंस जो है वो इवेपोरेट, वोलेटाइल मैंने बताया था जो उड़ जाते हैं खुद ही, ठीक है, ऐसे लिक्विड। और लुमिनस फ्लेम आप देखेंगे, ठीक है ना, जो एटम है वेरियस काइंड्स के, उन्हें अगर हम हीट करते हैं, राइट। तो इस सब में यही लिखा हुआ है बेटा, सूटी फ्लेम इनकम्प्लीट कंबशन, और नॉन सूटी फ्लेम यानी कंप्लीट कंबशन, ठीक है। अब आता है कोल और पेट्रोलियम की कहानी है, ये कोई नई बात नहीं, आपने पहले भी लोअर क्लासेस में पढ़ी है कि भाई मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो प्लांट्स और एनिमल्स जो थे वो अर्थ लेयर के अंडर डिपॉजिट हो गए थे, राइट। फिर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से जितने भी प्लांट्स थे वो कोल में कन्वर्ट हो गए और जितने भी एनिमल्स थे वो क्रूड ऑयल बन गए। और दोनों ही चीजेस के यूजेस आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन शायद आपकी अगली पीढ़ी जो है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन, मतलब कोल के रिसोर्सेज हमारे पास 30-40 ईयर्स के और बचे हैं, और पेट्रोलियम ज्यादा 20 साल, ठीक है। तभी आप देख रहे हो आजकल वापस इलेक्ट्रिक स्कूटी की बड़ी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लो, पर इलेक्ट्रिक स्कूटी भी तो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलाओगे, और इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, या तो कोल से और या तो कोल, जो थर्मल पावर प्लांट है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, मेन उसमें कोल ही बर्न होता है, जो पानी को गर्म करता है और ब्लेड ऑफ टरबाइन को रोटेट करता है। ये सब आप सोर्सेस ऑफ एनर्जी में सीखोगे। तो अगर कोल ही नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं रहेगी, और हाइडल डैम से होती है। पर आपको मैं बता दूं एक आम टर्म में कि हिंदुस्तान में हर 100 में से 66 घरों में जो बिजली आ रही है वो एनटीपीसी से आ रही है, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन से, जो कि कोल के द्वारा बनाई जाती है। और 30 ऑड घरों में कहां से आ रही है, हाइडल पावर प्लांट से आ रही है, जो पानी से बनती है। और न्यूक्लियर तो सिर्फ 1% है इंडिया में,
और जो सोलर या विंड है वो भी विंड के लिए बड़ी कम साइट्स हैं और सोलर की एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है। इस सब के बारे में डिटेल में हम सोर्सेस ऑफ एनर्जी में बात करेंगे, वो भी बताऊंगा। न्यूक्लियर में भी न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। सोलर एनर्जी के ऑलरेडी मेरे वीडियो बने पड़े हैं, आप देख सकते हैं आराम से अगर पहले जानना चाहते हैं तो। ठीक है, तो क्लास ये सब था इसमें कोल और पेट्रोलियम में। ठीक है ना, कि वोल्केनिक इरप्शन में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लेयर्स ऑफ अर्थ बनी, ये सब आपको पता ही है और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इससे कोई ज्यादा पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल। देखो, अल्कोहल का जो एक ही फायदा बुक्स में लिखा है वो ये है कि ये जो टेंशन वाले सेल्स होते हैं उन्हें रिलैक्स कर देता है। और अल्कोहल से यहाँ पर हम इथेनॉल से मेनली बात कर रहे हैं। इथेनॉल एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है सभी अल्कोहलिक ड्रिंक्स में। ठीक है ना, अब अल्कोहल क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है, जो भी नर्वस सिस्टम को स्लो कर देता है और ब्रेन को स्लो करता है, जिससे जो व्यक्ति ड्रंक है उसकी जजमेंट पावर जो है वो प्रभावित होती है। राइट, और इस वजह से क्या होता है, जो टेंशन वाले सेल्स होते हैं ना दिमाग में, उनको ये रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से जो ड्रंकन बंदा है वो आपको खुश लगता है कई बार। ठीक है, जो भी उसके इमोशंस है वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन मैंने बताया काफी सारे एक्सीडेंट का कॉज भी अल्कोहल ही है। ठीक है ना, अगर कंट्रोल में ना लिया जाए तो। इसके अलावा मेंटल हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है। ठीक है ना, और एक ड्रंकन मैन जो है क्वेलसम यानी कि झगड़ालू प्रवृत्ति का हो सकता है। ठीक है, और इससे काफी फाइट्स भी आपने देखी होंगी। ठीक है ना, वो भी इसी प्रवृत्ति की वजह से अल्कोहल की ही देन लगते हैं। और अगर ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लिया जाए तो ब्लड स्पीच, ब्लड विजन, डिजीनेस, वॉमिटिंग, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर लगातार कोई ज्यादा लंबे समय तक ही ले रहा है तो लिवर उसका खराब हो सकता है और लिवर सिरोसिस करके एक डिसीज हो सकती है, जिससे उसकी डेथ भी हो सकती है। राइट, और भी देखो भाई, लिवर के साथ ही सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन जुड़े पड़े हैं। अगर लिवर फेल हो जाता है तो बाकी ऑर्गन भी काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, और अडल्ट्रेटेड अल्कोहल मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि इथेनॉल में अगर हम मिथेनॉल, इथाइल अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा डिनेचर्ड अल्कोहल। उसके अलावा इसमें कॉपर सल्फेट, पिराडीन, ऐसे कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस भी हम ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था जब मैं 9th क्लास में था, 95-96 की बात है, तब हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर बंसी लाल। तो उस समय उन्होंने पूरे हरियाणा में लिकर प्रोहिबिट कर दिया था। राइट, गवर्नमेंट ने। जो अभी आप लिकर शॉप्स देखते हैं जगह जगह पर, वो नहीं थी। ठीक है, आप चाहे तो गूगल कर लेना ये चीज, मेरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या हुआ, उस समय जो केमिकल कंपनीज थी जहां पर इथेनॉल यूज होता था और चीजें बनाने के लिए, वहां की वर्कर्स ने क्या किया, इथेनॉल को डाइल्यूट करके उसमें पानी मिला के अपना पैक वैक पीना शुरू कर दिया। तो इससे कंपनी का भी नुकसान हो रहा था, रॉ मटेरियल का, और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी फेल हो रही थी। तो कंपनी ने क्या किया, उसमें मिथेनॉल मिला दिया और लोगों को बोल दिया कि भैया आप जो पिएगा या तो अंधा हो जाएगा या तो मर हो जाएगा, क्योंकि अब ये अल्कोहल एडल्ट्रेटेड यानी कि डिनेचर्ड हो गया है। राइट, ठीक है, तो ये एग्जांपल भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इथेनॉल है चाहे ड्रग्स हैं, मतलब ये चीजें अच्छी तो है ही नहीं। राइट, कुछ ना कुछ बुरा इफेक्ट ही डालती हैं लाइफ पर, ये ध्यान रखना। ओके, तो इसे डीनेचर्ड अल्कोहल करते हैं। अब ये जो है टेस्ट फॉर एन अल्कोहल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें पहला आ जाता है सोडियम मेटल टेस्ट। जैसे आपको बेटा अल्कोहल मैंने दिया एक टेस्ट ट्यूब में और इथेनोइक एसिड दिया, दोनों ही कलरलेस होते हैं, लेकिन स्मेल से पहचान सकते हो। इथेनॉल की प्लेजेंट स्मेल है और इथेनोइक एसिड की पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल है। आप सिरके की बोतल घर पे पड़ी होगी, उसे स्मेल करके देख लेना। ठीक है, और इथेनॉल से रिलेटेड एक्टिविटी मैं करके जरूर वीडियोस बनाऊंगा कुछ। ठीक है, तो क्लास हम बात कर रहे थे सोडियम मेटल टेस्ट की। पहले तो आप ये रिएक्शन लिख लो जो लिखी पड़ी है यहाँ पर, C2H5OH प्लस Na गिव्स, मैं आपको यहाँ स्केच पैड पे भी लिख देता हूँ अगर आप बोलो तो, ये वाली रिएक्शन। ठीक है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। मैं पहले मुझे ये रब करना पड़ेगा सारा, जस्ट अ मिनट। हाँ, देखो रिएक्शन बहुत इजी है। इथेनॉल यानी कि C2H5OH,
इसमें आप ऐड कराओ सोडियम का पीस, ये लैब में हमारे पास पड़े होते हैं सोडियम के पीस, ठीक है। ये अगर आप इसमें ऐड करोगे तो सोडियम इथॉक्साइड, इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड, यानी कि C2H5ONA, C2H5ONA बनेगा और गैस रिलीज होगी हाइड्रोजन। और आपको हाइड्रोजन की टेस्टिंग आती है, हाइड्रोजन की टेस्टिंग आती है। अगर बर्निंग मैस्टिक इसके पास ले जाओगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, ऐसी आवाज आएगी, करिए, वरना मेरे उसमें है, देख लेना, ठीक है, देखी थी तो देख लेना, ठीक है, मैंने भी ये वाली कर रखी है आपके लिए प्रैक्टिकल्स में। ओके, देखो घरों में प्रैक्टिकल इसलिए नहीं कराते बेटा, यहाँ वुडन मटेरियल बहुत पड़ा होता है, आग लगने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है, इसलिए लैब में ही करते हैं। तो C2H5OH प्लस Na बनेगा C2H5ONA प्लस H2। याद रखना हाइड्रोजन गैस जो है वो कब रिलीज होगी, जब इथेनॉल में सोडियम का पीस डालोगे। अगला ये सबसे इंपॉर्टेंट है एस्टर टेस्ट, ठीक है। मैं आपको रिएक्शन तो यहाँ नोट्स में भी लिखी हुई है, पर मैं आपको सामने स्केच पैड पे भी लिख के दे देता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इस प्रोसेस का बेटा क्या नाम है, एस्टेरिफिकेशन। क्या नाम है, एस्टेरिफिकेशन, याद रखना। देखो इसमें क्या करना है आपको, इथेनोइक एसिड लेना है। देखो ये क्वेश्चन है, अभी मैं पहले एक बार रिएक्शन लिखवाता हूँ फिर क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आएगा इसका, ठीक है। इथेनोइक एसिड, इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, ठीक है। और इथेनॉल लेना है, यानी कि C2H5OH, दोनों ही हमारे एक्वस फॉर्म में होंगे, राइट। डाइल्यूट लिख लो, एक्वस लिख लो, ठीक है। अब किंग ऑफ केमिकल्स, रसायनों का राजा, पता है कौन है, वेरी गुड गर्ल, कॉन्क H2SO4, राइट। वो कैटलिस्ट, इसमें एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगा और कंपाउंड बनेगा बेटा CH3COOC2H5। ये एक स्वीट स्मेलिंग एस्टर है। इस एस्टर का नाम है OH ग्रुप होता है, इसका नाम है इथाइल इथनोएट। क्या नाम होता है, इथाइल इथनोएट होता है, ठीक है ना। स्वीट स्मेलिंग ये कंपाउंड है, राइट। परफ्यूम्स, डिओड्रेंट, ये सब बनाने में यूज होता है। अब देखो इसका क्वेश्चन 5 मार्कर में कैसे आता है, ध्यान से सुनो। देयर इज अ कंपाउंड A यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ विनेगर, 5 to 8% of ethanoic acid in water is called vinegar, ठीक है। तो can you guess that compound? It's ethanoic acid or acetic acid, right? There is another compound B which can be used in all alcoholic drinks, ethanol, right, in presence of a catalyst called king of chemicals. Can you guess it? Make a sweet smelling compound used in preparation of your perfumes and deodorants called D ester ethyl ethanoate बनेगा। and a universal solvent, पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट, कहीं भी मिक्स हो जाता है, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से 5 मार्कर आता है कि राइट द इन्वॉल्व रिएक्शन, ठीक है भाई, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये एस्टेरिफिकेशन है, अभी तो बहुत बार आएगी। ओके क्लास, इसके बाद यूज पढ़ लेते हैं इथेनॉल के या इथाइल अल्कोहल के। ये जो इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल है, ये पेंट, वार्निशेस, लैक्वर्स, मेडिसिन, परफ्यूम, डाइज, सोप और सिंथेटिक रबड़ बनाने के काम में भी आता है। इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट यूज होता है वाटर में, ठीक है। और काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, वो इथेनॉल में सॉल्युबल होते हैं, राइट, क्योंकि ये एक अच्छा सॉल्वेंट है, राइट। और इसी वजह से इसे मेडिसिन में भी, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ शराब पीने के लिए यूज हो रहा है, और देख लो मेडिसिन, टिंचर आयोडीन, कफ सिरप और बहुत सारे टॉनिक्स में। ये जो टिंचर आयोडीन है ना, ये और इथेनॉल का मिक्सचर अस्थमेटिक पेशेंट्स यूज करते हैं, मैंने देखा है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल जो है एज अ फ्यूल भी यूज होता है कार्स में पेट्रोल के साथ। और स्पिरिट लैंप, ये तुमने शायद ही कभी जलाए होंगे, ठीक है, स्पिरिट लैंप, उसमें भी इथेनॉल यूज होता है। जैसे इंडिया में भी 10% मैंने सुना है एज एन एडिटिव इन पेट्रोल यूज होता है, बट यूरुग्वे और ब्राजील में 50% एज एन एडिटिव इन पेट्रोल यूज होता है, क्योंकि और रशिया में, क्योंकि वहां कारों का रेडिएटर बहुत ठंड में ना जाम हो जाता है,
तो इथेनॉल का फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा लो होता है। खून भी जम जाता है हमारा सर्दियों में, तभी कहते हैं -3 डिग्री सेल्सियस के बाद फ्रीज होना शुरू हो जाता है, तभी कहते नहीं है ब्लड हमारा जम गया है, बहुत ठंड है। ठीक है, अभी आएगी देखना। -3 तो नहीं जाता हमारे यहाँ, लेकिन 4, 5, 6 तक तो जाएगा, राइट। तभी तो वहां पर इथेनॉल पीना एक नेसेसिटी है। रशिया में कहावत है, हर किसी के ब्रीफ केस में लैपटॉप और एक वोडका की बोतल पड़ी होती है, क्योंकि ठंड इतनी पड़ती है वहां पर, राइट। बहुत बहुत उसमें जाता है। मैंने एक एक्टिविटी देखी थी, कभी मौका मिला तो मैं जरूर करूंगा। उसमें क्या था कि मतलब वहां पर -10 या -20 भी चला जाता है मॉस्को में टेम्परेचर, मैंने सुना है। तो एक बंदे ने ना गर्म पानी लिया फ्लास्क में से, उसे निकाला और यूं ऊपर फेंका सारा। तो इंडिया में करोगे तो तुम्हारे ऊपर ही गर्म पानी गिरेगा, पर वहां पर सारा स्नो बन के गिरा उसके ऊपर, राइट, -20 पे। मुझे एक बार याद है 2005 या 6 में यहाँ फरीदाबाद में भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया था, रात को 12-1 बजे। ऐसे ही दिसंबर में कड़ाके की ठंड थी, तो मैं समहाउ छत पे गया, मैंने एक गिलास पानी का भरा और रखा, थोड़ी देर उसकी ऑब्जर्वेशन। बहुत ठंड थी, आई रिमेम्बर। तो हल्की सी आइस की जो लेयर थी ना, और टीवी में बड़ा आ रहा था कि आज दिल्ली वाले सोए ना, जरूर देखें, आज 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और अभी मैं रिसेंटली नैनीताल गया था, वहां पर था 0 डिग्री। वहां जो ठंड थी ना, वो ठंड मैंने यहाँ कभी देखी नहीं। कड़ाके की जिसे ठंड कहते हैं, कि तुम कमरे में बैठे हो, रजाई में, क्विल्ट में बैठे हो, पर फिर भी तुम्हें ठंड लग रही है। वैसी ठंड थी 0 डिग्री सेल्सियस पे वहां पर। ठीक है, तो आप भी पहाड़ों पे जाएं ठंड में तो जरूर ऐसी कुछ एक्टिविटी करें, राइट। तो देखें कि फ्रीजिंग पॉइंट और ये कितने सही हैं बातें, खुद भी आप नोट कर सकते हैं प्रैक्टिकली। सभी अल्कोहलिक ड्रिंक, विस्की, वाइन, बियर, बाकी सब लिकर्स, जैसे कि विस्की में इंडिया में 42.8% अल्कोहल इथेनॉल होता है। वोडका वगैरह में मैंने सुना 35%, वाइन में 10%, और अलग अलग कंपनीज बाकी अपने एडिटिव ऐड करती हैं। बियर में 4 to 6% होता है, 6% भी होता है। एक बियर मैंने सुनी थी स्नेक वैनम, कभी देखी नहीं, पर मैंने सुना उसमें 70% अल्कोहल होता है। वो भी पिंट बियर में, मतलब छोटी वाली, उसमें वो 400 ml वाली में सुना है मैंने। ठीक है, आई हैव नेवर सीन इट, लेकिन ये है। और एक और आजकल जैसे वो क्या कहते हैं उसे, ब्रीजर्स बड़े पॉपुलर हैं। ब्रीजर में भी 4% अल्कोहल होता है, राइट। तो ये है। और इथेनॉल जो अल्कोहल है इज एन एंटीसेप्टिक। कहीं भी तुम्हें मान लो घाव हो गया तो वहां पर अपना अल्कोहल लगाओ, स्टेरलाइज कर सकते हो वुंड्स को और सिरिंजेस को भी, ठीक है, हॉस्पिटल में। तो क्लास, ये जो वीडियो था इसमें हमने बात की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की भी बात की थोड़ी बहुत। थोड़ा हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन जैसे कि कंबशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, इनके बारे में बात की। अगले वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की बात करेंगे, और उससे अगले वीडियो में हम सोप्स और डिटर्जेंट की बात करेंगे। थैंक यू।